तो इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस, यानी किसी एक एक्वस सॉल्यूशन में या तो स्ट्रॉन्ग एसिड पड़ा हुआ है या तो स्ट्रॉन्ग बेस पड़ा हुआ है, तो उसका पीएच का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। देखो भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ये है कि वाटर में डालने पर ये जो एसिड होगा और बेस होगा, यदि स्ट्रॉन्ग हुआ तो 100% डिसोसिएट कर जाएगा, 100% आयोनाइज कर जाएगा। तो 100% आयोनाइजेशन के बाद हम पीएच का वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्यूशन का कैसे निकालें, ये कुछ हम लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकल से ही समझते हैं। कुछ एक्वस सॉल्यूशन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और उसका पीएच का वैल्यू कैलकुलेट करना है। जैसे 0.01 मोलर HCl का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। कोई भी एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये तो ज्ञान की बात होती है, पढ़ते पढ़ते नॉलेज हो जाता है कि HCl, H2SO4, HNO3, SI ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जानकारी की बात है। अब अभी हमने बताया कि ये जो HCl है, जैसे ये पानी में जाएगा ना, ये 100% टूट जाएगा, 100% आयोनाइज हो जाएगा, किसमें H+ और Cl-। तो HCl का मोलरिटी 0.01 था, तो 100% यदि टूटेगा तो यहाँ से H+ भी 0.01 मोलर ही आएगा और Cl- भी 0.01 ही आएगा। हमें पीएच कैलकुलेट करने के लिए H+ की मोलरिटी चाहिए, Cl- की नहीं। तो देखो भाई, H+ का मोलरिटी आपको मिल गया। H+ की जो मोलरिटी है वो उतना ही है जितना कि HCl का है, दैट इज 0.01 का मतलब क्या, 10⁻⁻² मोलर। तो पीएच का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पीएच क्या होता है, माइनस लॉग H+, तो माइनस लॉग 10⁻⁻² करेंगे तो पीएच का वैल्यू 2 के बराबर हो गया। क्वेश्चन का बी पार्ट, मान लो कि दिया हुआ है 10⁻⁻² मोलर ही, लेकिन H2SO4 है। अब H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 जब 100% टूटेगा, और टूटेगा ही क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, पानी में जाते के साथ साथ 100% टूट जाएगा, तो यहाँ से एक H+ नहीं बल्कि 2 H+ मिलेगा। सल्फेट आयन में मिलेगा, लेकिन सल्फेट आयन का यहाँ पर कोई काम नहीं, हमें बेसिकली H+ की मोलरिटी चाहिए पीएच निकालने के लिए। तो देखो, H2SO4 के कंसंट्रेशन का जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो डबल होगा, यानी यहाँ पर H+ जो आएगा, इसकी जो मोलरिटी होगी वो H2SO4 की मोलरिटी का डबल होगा, यानी 2 × 10⁻⁻² मोलर। अब पीएच हम निकाल सकते हैं। पीएच क्या होता है, माइनस लॉग H+, यानी माइनस लॉग 2 × 10⁻⁻²। इसको एक्सपेंड कर दो, तो माइनस को यदि हम बाहर आने दें तो लॉग 2 × 10⁻⁻² को एक्सपेंड करोगे तो हो जाएगा log 2 n प्लस log 10⁻⁻²। तो ये देखो, इसको और यदि हम एक्सपेंड करें तो log 2 का वैल्यू 0.3 होता है, याद कर लेना, और ये -2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 - 0.3, अर्थात पीएच का जो वैल्यू हुआ 1.7 हुआ। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि वो जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस जो है, वहां से जो H+ या OH- जो आ रहा है उतना ही आ रहा, डबल आ रहा कि ट्रिपल आ रहा। और एक बार H+ की मोलारिटी या OH- की मोलारिटी हमें मिल जाती है
तो पीएच का वैल्यू हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन का सी पार्ट, जैसे क्वेश्चन में दिया है 10 टू द पावर -3 मोलर NaOH। अब NaOH सबको पता है कि बेस है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स का हाइड्रोक्साइड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो NaOH इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये 100% टूटेगा। अब ध्यान ये रखना है कि NaOH है ना, ये बेस है, तो यहां से हमें H+ नहीं बल्कि OH- मिलेगा। अब NaOH की जो मोलरिटी है 10 टू द पावर -3 है। अब ये चूंकि 100% टूट गया, तो यहाँ से हमें OH- की मोलरिटी चाहिए, N+ का नहीं। तो 10 टू द पावर -3 ये भी होगा 100% टूटने के बाद। मतलब इस स्ट्रॉन्ग बेस से OH- की मोलरिटी हमें मिल गई। कितना भाई? तो 10 टू द पावर -3 मोलर। अब चूंकि यहाँ पर OH- है, तो पीएच नहीं बल्कि पहले मिलेगा POH। क्या फॉर्मूला सबको याद है? माइनस लॉग OH- की मोलरिटी, और OH- है 10 टू द पावर -3, यानी पीओएच का वैल्यू 3 के बराबर हुआ। पीएच पूछता है, तो पीएच के लिए सिखाया था कि पीएच और पीओएच का जो समेशन होता है 14 के बराबर होता है। तो पीएच के लिए पीओएच का जो वैल्यू आया उसको माइनस कर देना है 14 में से, यानी 14 - 3 दैट इज इक्वल टू 11। ये आंसर हुआ। सिमिलरली यदि हमारे पास 10 टू द पावर -2 मोलर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH2 है। अब यहां से सोचोगे कि MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वहां से जो OH- आएगा वो एक नहीं बल्कि 2 आएगा, 2 OH-। यानी बेसिकली OH- की जो मोलरिटी होगी वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की मोलरिटी का डबल होगा, यानी हो जाएगा 2 × 10 टू द पावर -2 मोलर। तो यहाँ पर चूंकि OH- मिला है पहले, तो हमको POH मिलेगा, पहले पीएच नहीं मिलेगा। और पीओएच के लिए वही फॉर्मूला माइनस लॉग OH-। OH- कितना? 2 × 10 टू द पावर -2। इसको एक्सपेंड करोगे तो ये माइनस हो गया। अभी पहले इसको थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक्सपेंड किया था, तो log 2 हो जाएगा, n प्लस log 10 टू द पावर -2 है कि नहीं? ये माइनस हो गया, log 2 का वैल्यू 0.3 और ये -2, तो 2 - 0.3 अर्थात 1.7 किसका वैल्यू आया? पीओएच का। क्वेश्चन में तो पीएच पूछ रहा था, क्या करोगे? पीएच और पीओएच का समेशन 14 के बराबर होता है, तो 14 में से पीओएच का वैल्यू को घटा देना, 1.7 को माइनस कर दिया, है कि नहीं? तो ये 12.3 हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन में एक्वा सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का है तो उसको तोड़ दो, 100% टूटेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। अगर एसिड रहा तो H+ मिलेगा, बेस है तो OH- मिलेगा। H+ या OH- की मोलरिटी निकाल लीजिए और फॉर्मूला पीएच या पीओएच का लगा दीजिए। यदि एसिड है तो पीएच डायरेक्टली मिलेगा, और अगर बेस है तो पीओएच पहले मिलेगा, और पीओएच यदि मिल गया तो 14 में से उस पीओएच का वैल्यू को माइनस कर दोगे तो पीएच का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये तो था कि अगर कोई एक सॉल्यूशन में एक ही स्ट्रॉन्ग एसिड या एक ही स्ट्रॉन्ग बेस पड़ा हुआ है, यदि मिक्सचर हो तो क्या होगा। यानी अब हम लोग सीखेंगे पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स
और स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कोई एक एक्वा सॉल्यूशन है, उसमें एक से ज्यादा एसिड पड़ा है या तो एक से ज्यादा बेस पड़ा है। मतलब या तो एसिड का मिक्सचर है या तो बेस का मिक्सचर है। अभी एसिड और बेस दोनों को नहीं मिलाया, या तो सिर्फ उस सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड्स पड़े हुए हैं या तो उस सॉल्यूशन में सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस पड़ा हुआ है। तो पीएच का मान हम कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्टली समझते हैं कुछ न्यूमेरिकल से। कैलकुलेट पीएच ऑफ गिवन aqueous solution which has been made by mixing क्वेश्चन का ये 100 ml of 0.2 molar HCl and 100 ml of 0.1 molar H2SO4। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप और फिर देखेंगे कि उस सॉल्यूशन में क्या क्या पड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन में कहता है कि कुछ सॉल्यूशन को आपस में मिला दिया और फिर उसका पीएच का वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन में क्या क्या मिला है? एक तो मिला है HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और दूसरा मिला है H2SO4, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड ही है। मतलब दो स्ट्रॉन्ग एसिड को आपस में मिला दिया, दोनों को वॉल्यूम दिया, दोनों को मोलरिटी दिया। तो मिक्स करने के बाद फाइनल जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा उसकी मोलरिटी क्या होगी? तो देखो क्या करते हैं इसमें कि टोटल H प्लस की जो नंबर ऑफ मोल या मिली मोल है वो निकाल लेते हैं। टोटल यहाँ पर वॉल्यूम ml में है इसलिए मिली मोल निकालो। मिली मोल किसका? H प्लस का। ये जो H प्लस का मिली मोल है वो कहाँ से आएगा? HCl से भी आएगा और H2SO4 से भी आएगा। अब ये मिली मोल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर क्वेश्चन में मोलरिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया है तो मोल या मिली मोल के लिए फॉर्मूला होता है m गुने v। अगर मिली मोल निकालना है तो उसके लिए वॉल्यूम ml में होना चाहिए, और अगर मोल निकालना है तो उसके लिए वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। तो HCl के लिए मोलरिटी मान लो कि m1 है, वॉल्यूम v1 है, तो m1 मल्टीप्लाइड बाई v1। अब चूंकि HCl से एक ही H प्लस आएगा तो ये जो नंबर ऑफ मिली मोल मिलेगा वो HCl का मिलेगा। H प्लस के लिए इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, क्योंकि एक ही H प्लस मिलेगा। H2SO4 की मोलरिटी m2 कह लो, वॉल्यूम v2 कह लो, वॉल्यूम ml में तो मिली मोल मिलेगा। ये H2SO4 का मिला क्योंकि H2SO4 की मोलरिटी और वॉल्यूम है, लेकिन हमको H प्लस का चाहिए तो इसके लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि H2SO4 से एक H प्लस नहीं बल्कि 2 आएगा। तो HCl की मोलरिटी है 0.2 और वॉल्यूम है 100 ml, तो मल्टीप्लाइड बाई 1 कर दिया, प्लस H2SO4 की जो मोलरिटी है 0.1 है और वॉल्यूम जो है 100 ml। ये H2SO4 का मिली मोल आया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो H प्लस का मिली मोल आ गया। दोनों को जोड़ते हैं तो ये जो वैल्यू आ जाएगा HCl से 20 मिली मोल H प्लस, और H2SO4 से भी 20 ही आया, यानी 20 और 20 मिलकर के 40 क्या? मिली मोल। H प्लस का टोटल मिली मोल हमको मिल गया। पीएच के लिए H प्लस का मोलरिटी चाहिए, कैसे निकालोगे? मोलरिटी होता क्या है? जितना मिली मोल आपको मिला 40 मिली मोल डिवाइड करोगे टोटल वॉल्यूम। अगर ऊपर में मिली मोल लिखे हो तो नीचे में वॉल्यूम ml में होना चाहिए। तो 100 ml HCl का था और 100 ml H2SO4 का था, दोनों को मिला करके 200 ml मिलीलीटर।
तो मिली मिली कैंसिल हो गया, तो मोल पर लीटर, यही तो मोलरिटी होता है। तो 0 0 कैंसिल, 4 5 20, यानी 1/5 1/5 मोलर लिख सकते हैं, यानी बेसिकली 0.2 मोलर भी लिख सकते हैं, 0.2 मोलर, है कि नहीं। हमें तो पीएच चाहिए। पीएच होता क्या है, माइनस लॉग एच प्लस, याद रखना फॉर्मूले को। तो माइनस लॉग एच प्लस दिया 0.2, इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻1, 0.2 को लिख सकते हैं। इसको एक्सपेंड करोगे तो माइनस को बाहर आने दो, लॉग बढ़िया से आना चाहिए, log 2 हो गया, और ये करोगे तो -1 हो जाएगा, यानी बेसिकली ये हो गया, 1 को बाहर ले जाओ, 1 - log 2। log 2 का वैल्यू जो होता है वो हमने सिखाया, याद कर लेना, 0.3, यानी 1 - 0.3, जो वैल्यू आ गया 0.7, पीएच का वैल्यू, यही आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन का बी पार्ट देखो, मान लो कि सॉल्यूशन बनाया गया 200 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH को लेकर के, और इसको मिक्स कर दिया गया 100 ml ऑफ 0.2 मोलर MgOH2। तो दो सॉल्यूशन को मिलाया गया और दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों से H प्लस नहीं मिलेगा, दोनों से OH माइनस मिलने वाला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे एसिड्स के मिक्सचर से H प्लस मिल रहा था, वैसे ही बेस के मिक्सचर से OH माइनस निकाल लोगे। यानी यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल मिलीमोल किसका भाई, ऑफ OH माइनस। फार्मूला वही, मोलरिटी गुने वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय जितना OH माइनस है। तो NaOH का मोलरिटी है 0.1 और वॉल्यूम है 200 ml, ml में होना चाहिए क्योंकि मिलीमोल ले रहे, तो ये तो NaOH का मिलीमोल हुआ। हमें OH माइनस का चाहिए, OH माइनस यहाँ से एक ही आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस MgOH2 का मोलरिटी 0.2 है, वॉल्यूम है 100 ml, और MgOH2 से, ये तो मिलीमोल MgOH2 का आया, MgOH2 से 2 OH माइनस मिलेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे, क्योंकि आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं OH माइनस का मिलीमोल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ से 20, यहाँ से भी 20, 20 20 40, 40 क्या मिलीमोल, तो 40 मिलीमोल OH माइनस का अमाउंट आया, मिलीमोल आया। हमें तो मोलरिटी चाहिए, तो OH माइनस की जो मोलरिटी होगी कैसे निकालोगे, जैसे H प्लस निकाले थे, जितना मिलीमोल टोटल आया 40 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम 200 ml, सॉरी 200 ml है, और ये जो वैल्यू होगा, बाय मिस्टेक मैंने 40 लिखा, 40 नहीं होगा, यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक है, देखोगे सब ध्यान से। ये तो 20 हुआ, लेकिन ये 40 हो गया, तो दोनों 4 40 है कि नहीं, यानी ये आया 60 मिलीमोल। तो टोटल मिलीमोल OH माइनस का 60 आया, हमें तो मोलरिटी चाहिए OH माइनस का, तो मोलरिटी के लिए क्या सिखाया था, जितना मिलीमोल आया 60, उसको हमको डिवाइड कर देना है टोटल वॉल्यूम से, जो कि टोटल वॉल्यूम है 200 ml और 100 ml, दोनों को मिला करके 300 ml, ये 0 0 कैंसिल हुआ, 1/5 दैट इज 0.2 मोलर
तो OH माइनस की मोलरिटी आपको मिली। अब यहां से डायरेक्टली पीएच नहीं बल्कि पीओएच मिलेगा। पीओएच क्या होता है भाई, याद है फॉर्मूला, माइनस लॉग मोलरिटी ऑफ OH माइनस, यानी 0.2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -1। इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस लॉग 2 हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले किए थे, ये वाला वैल्यू था। तो 1 माइनस 0.3 अर्थात 1.7, सॉरी 0.7 पीओएच का मान आया। क्वेश्चन में पीओएच नहीं पूछ रहा बल्कि पीएच पूछ रहा है। तो पीएच के लिए क्या सिखाया था, 14 में से पीओएच का मान को माइनस कर दोगे, 0.7 को माइनस कर दो तो 13.3 ये आंसर आ गया। यानी बेसिकली आप क्या कर रहे हो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है तो वहां से H प्लस निकाल लो टोटल, अगर स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है तो वहां से OH माइनस निकाल लो। फॉर्मूला मोलरिटी गुने वॉल्यूम से, ध्यान रखना कि एक H प्लस आ रहा है या एक OH माइनस आ रहा है या डबल आ रहा है, तो वहां से टोटल मिली मोल निकाल करके या मोल निकाल करके टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना तो मोलरिटी मिल जाएगा। एसिड है तो H प्लस का और बेस है तो OH माइनस का, और H प्लस और OH माइनस की मोलरिटी एक बार मिल गई तो हम pH या pOH का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा वो था, सोल्यूशन में या तो स्ट्रॉन्ग एसिड पड़ा हुआ था या तो स्ट्रॉन्ग बेस पड़ा हुआ था, फिर या तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर था या तो स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर था। पीएच का वैल्यू अब हम जो कैलकुलेट करेंगे एक ऐसे सॉल्यूशन का जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड भी होगा और स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा। एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें कि सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो कभी भी सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों रहेगा तो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगा। अब यदि एसिड ज्यादा रहा तो एसिड बचेगा, बेस ज्यादा रहा तो बेस बचेगा, और दोनों का अगर इक्विवेलेंट बराबर रहा तो दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा और सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। तो देखो 3 केस हो सकता है। केस 1, सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले क्या करो कि टोटल इक्विवेलेंस या मिली इक्विवेलेंस कैलकुलेट कर लो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो इक्विवेलेंट एसिड्स का अलग और बेस का अलग, दोनों का टोटल इक्विवेलेंस हम लोगों ने अलग अलग कैलकुलेट कर लेना है। पहली बात ये इक्विवेलेंस निकालते कैसे ये भी आपको पता होना चाहिए। इक्विवेलेंस के लिए फॉर्मूला जो होता है, अगर क्वेश्चन में नॉर्मलिटी दिया तो नॉर्मलिटी गुने वॉल्यूम होता है, अगर मोलरिटी दिया तो मोलरिटी में मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम से और मल्टीप्लाई कर दोगे उस एसिड या बेस के एन फैक्टर से। ये एन फैक्टर क्या होता है, एसिड के लिए जितना H प्लस रिलीज करेगा वही उसका एन फैक्टर होगा, और बेस के लिए जितना OH माइनस सोल्यूशन में आएगा उस बेस से वही उसका एन फैक्टर होगा। अब आपने एसिड और बेस का टोटल इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया, फिर क्या करोगे सेकंड स्टेप में, 3 केस बनेंगे। केस 1, इफ समेशन, समेशन का मतलब टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड्स
अगर ज्यादा है, इक्यू मतलब इक्विवेलेंट ऑफ बेस से, तो इस केस में एसिड बचेगा, बेस खत्म हो जाएगा, तो डायरेक्टली आपको H प्लस की मोलरिटी मिलेगी, एसिड से H प्लस आएगा। ये कैसे निकालोगे? तो जितना इक्विवेलेंट एसिड का था इसमें से माइनस कर देना इक्विवेलेंट ऑफ बेस, और फिर डिवाइड कर देना है टोटल वॉल्यूम से। सॉल्यूशन में जो टोटल वॉल्यूम आया एसिड और बेस को मिलाने पर, तो दोनों का वॉल्यूम जोड़ देंगे, टोटल वॉल्यूम मिलेगा। तो डिवाइड करने पर H प्लस मिल जाएगा, और H प्लस यदि मिल गया तो पीएच का फॉर्मूला आपको आता है माइनस लॉग H प्लस। के सेकेंड क्या हो सकता है सोचो? यदि इक्विवेलेंट जो है बेस का, इक्विवेलेंट ऑफ बेस ज्यादा है टोटल इक्विवेलेंट ऑफ, ये सिग्मा का मतलब समेशन टोटल एसिड से, तो देखो भाई इस पर बेस ज्यादा है तो बेस बचेगा और एसिड खत्म हो जाएगा। तो बेस बचेगा तो वहां से हमको H प्लस नहीं बल्कि OH माइनस मिलेगा। तो OH माइनस की मोलरिटी निकाल लो, फॉर्मूला वैसे ही क्या करेंगे, जितना इक्विवेलेंट बेस का था उस बेस के इक्विवेलेंट में से इक्विवेलेंट ऑफ एसिड्स को माइनस कर देना, और फिर टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। तो OH माइनस मिल जाएगा, यदि OH माइनस मिल गया तो POH मिलेगा, और POH मिल गया तो पीएच के लिए 14 में से POH को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। दो केस हुआ, तीसरा केस देखोगे। तीसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया, इक्यू का मतलब इक्विवेलेंट एसिड्स का, और इक्विवेलेंट जो कैलकुलेट किया बेस का, यानी टोटल इक्विवेलेंट एसिड का और टोटल इक्विवेलेंट बेस का बराबर हो गया, तो इस केस में न तो एसिड बचेगा और न तो बेस बचेगा, सॉल्ट बनेगा। कैसा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो ऐसा सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा। तो इस केस में सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल, और न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए पीएच का मान हमने आपको बताया था 7 के बराबर। बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेंगे, और 25 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच का मान 7 के बराबर होता है। तो जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा उसको समझते हैं कुछ न्यूमेरिकल से। एक क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट करना है पीएच ऑफ गिवन सॉल्यूशन। एक बार सॉल्यूशन है और इसका पीएच का मान निकालना है। 200 ml of 0.1 मोलर HCl, इसमें मिला दिया, प्लस का मतलब मिला दिया 100 ml of 0.1 मोलर NaOH। तो देखो कि अब सॉल्यूशन में क्या क्या मिलाया गया। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो फिर क्या करेंगे,
अब एक ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहां पर इक्विवेलेंट निकालते हैं। इक्विवेलेंट के लिए वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। यदि वॉल्यूम ml में दिया हुआ है ना, तो वॉल्यूम आप ml में ही रखना चाहते हैं तो उसको इक्विवेलेंट नहीं मिली इक्विवेलेंट कहते हैं। m का मतलब मिली, eq मतलब इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट। तो मिली इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला वही होगा, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम एंड मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर, बस वॉल्यूम ml में लेना है। मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम एंड मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर, बस वॉल्यूम ml में रखेंगे इसलिए इसको मिली कह रहे हैं। किसके लिए भाई? एसिड के लिए, एसिड के लिए मिली इक्विवेलेंट। तो फॉर्मूला मोलरिटी, मोलरिटी 0.1 है, वॉल्यूम 200 ml है, और HCl में एक ही H प्लस है इसलिए इसका n फैक्टर 1 हुआ, एक ही H प्लस देगा। ये 20 मिली इक्विवेलेंट आया, 20 मिली इक्विवेलेंट। सिमिलरली मिली इक्विवेलेंट निकालो बेस का, एक ही बेस है, फॉर्मूला वही मोलरिटी 0.1 है, वॉल्यूम 100 ml है इसलिए मिली इक्विवेलेंट लिख रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम ml में लिख रहे हो, और n फैक्टर NaOH का एक ही OH माइनस है तो n फैक्टर 1 हुआ। ये कितना हो गया? 10। अब हम देख सकते हैं कि एसिड का मिली इक्विवेलेंट जो है वो ज्यादा है, ये ज्यादा है कि नहीं? बेस के मिली इक्विवेलेंट से एसिड का मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है, तो क्या यहाँ पर डायरेक्टली मिलेगा? H प्लस की मोलरिटी मिलेगी, जो ज्यादा है उसके अनुसार मिलेगा। अगर एसिड ज्यादा तो H प्लस और बेस ज्यादा तो OH माइनस। H प्लस की मोलरिटी एसिड वाला में से बेस वाला को माइनस कर दो और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, 200 ml और 100 ml 300 ml, यानी ये हो जाएगा 10 एंड डिवाइड बाई 300, यानी बेसिकली 1/30 मोलर। क्या निकालना है? पीएच निकालना है भाई। तो पीएच के लिए क्या फॉर्मूला होगा? माइनस लॉग H प्लस, जो कि 1/30 है। देखो सब ध्यान से, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे यदि हम करें तो माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी लॉग 30/1 लिख सकते हैं, यानी लॉग 30। लॉग की प्रॉपर्टी है कि माइनस से प्लस करोगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। अब इसको एक्सपेंड कर देना है तो लॉग 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 है कि नहीं? ये हो जाएगा log 3 एंड प्लस log 10। log 3 का वैल्यू 0.48 याद कर लेना अप्रोक्सीमेट, और log 10 1 होता है, तो आंसर आ गया 1.48, 1.48। पीएच का मान आपको मिल गया। एक और एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं। $100 ml of 0.1 molar MgOH2 plus 100 ml of 0.1 molar HCl। यहां पर भी एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को आपस में मिला दिया। क्या करोगे? मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे, बेस का भी और एसिड का भी। तो मिली इक्विवेलेंट एक ही बेस है तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस MgOH2 का फॉर्मूला वही मोलारिटी 0.1 है, वॉल्यूम 200 ml, और n फैक्टर चूंकि MgOH2 है 2H माइनस मिलेगा इसलिए इसका n फैक्टर 2 हुआ, यानी 40 मिली इक्विवेलेंट बेस का आया। सिमिलरली मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड्स जो कि HCl है, फॉर्मूला वही मोलारिटी 0.1
वॉल्यूम 100 ml, और HCl से एक ही H प्लस आएगा इसलिए n फैक्टर 1 हुआ, ये 10 हो गया। तो बड़ा कौन है? बेस है ना, ज्यादा है, जिसका मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है। तो ज्यादा जिसका है उसका सोल्यूशन होगा, यानी सोल्यूशन अब बेसिक होगा, OH माइनस ज्यादा है, एसिड पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर दोनों का मिली इक्विवेलेंट बराबर होता ना तो एसिड बचता, मान लो ये 40 था ये भी 40 होता, तो उस केस में ना तो एसिड बचता ना तो बेस बचता, और सोल्यूशन न्यूट्रल होता, पीएच का मान 7 होता। लेकिन यहाँ पर बेस ज्यादा है तो डायरेक्टली क्या मिलेगा? H प्लस की OH माइनस, OH माइनस। लिखने का तरीका वही, बेस का जो मिली इक्विवेलेंट 40 आया ज्यादा वाला, उसमें से एसिड वाला जो कम वाला उसको माइनस कर दिया, और टोटल वॉल्यूम 200 ml और 100 ml 300 ml से डिवाइड कर दिया, यानी 30 डिवाइड बाई 300, 1/10, 1/10, दैट इज 0.1 मोलर, अर्थात 10 टू द पावर -1 मोलर। तो ये OH माइनस तो डायरेक्टली क्या मिलेगा? POH माइनस लॉग OH माइनस करोगे तो कितना हो गया? 1। पूछता क्या क्वेश्चन में? पीएच, कोई बात नहीं, 14 में से पीएच का माइनस, पीएच का जो पीओएच का जो वैल्यू है 1 माइनस कर दो तो पीएच का वैल्यू आ जाएगा 13, यही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? कभी कभी जो क्वेश्चन है डाइल्यूशन का रहता है, जैसे कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसमें वाटर मिला दिया, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसमें वाटर मिला दिया, अब वॉल्यूम चेंज करेगा। तो देखो डाइल्यूट करने पर जो सॉल्यूट का मोल या मिली मोल है वो चेंज नहीं करेगा। सॉल्यूट क्या होगा? या तो एसिड होगा या तो बेस होगा, तो उसका मोल या मिली मोल चेंज नहीं करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि डाइल्यूशन वाला होता है उसको कैसे अटेम्प्ट करें, यानी प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब ये होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। तो जब भी डाइल्यूशन होगा तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सॉल्यूट का मोल चेंज नहीं करेगा। और सॉल्यूट का मोल कैसे निकालते हो? M1 V1 शुरुआत का था, डाइल्यूट कर दिया, सॉल्वेंट मिला दिया, तो भी मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ही होगा, लेकिन मोलारिटी चेंज करेगा। क्योंकि वॉल्यूम चेंज कर गया तो मोलारिटी भी चेंज करेगा, यानी बेसिकली डाइल्यूट करने पर नंबर ऑफ मोल नहीं चेंज करेगा, वॉल्यूम चेंज कर गया, इसलिए मोलारिटी फाइनल सॉल्यूशन का चेंज करेगा। डायरेक्टली समझते हैं कुछ न्यूमेरिकल से। क्वेश्चन नंबर 1, 1 ml of 0.1 molar HCl solution was mixed with 99 ml of water calculate molarity of final solution। क्या मिला है? सॉल्वेंट मिला है, तो सॉल्वेंट को ऐड करने की प्रक्रिया को ही डाइल्यूशन कहते हैं। अब ये देखो, शुरुआत का जो मोलरिटी सॉल्यूशन का था यही, ये 0.1 मोलर जो है ना वो M1 हो गया, और 1 ml जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया? V1 हो गया। फाइनल जो वॉल्यूम होगा V2, शुरुआत में 1 ml था, 99 ml पानी मिला दिया तो 100 ml हो गया, 100 ml, तो ये V2 हो गया। अब हमें निकालना है क्या? सॉल्यूशन में जो फाइनल मोलरिटी HCl का होगा वो निकालना है। तो क्या करोगी? फार्मूला वही लगाओगे, M1 V1 इट इज इक्वल टू M2 V2, है कि नहीं? मोलरिटी शुरुआत में 0.1 था, वॉल्यूम 1 ml था, फाइनल मोलरिटी नहीं पता, फाइनल वॉल्यूम तो पता है 100 ml।
तो देखो सॉल्यूशन में जो फाइनल मोलरिटी HCl का आया वो 0.1 डिवाइड बाय 100 दैट इज 10 टू द पावर -3 मोलर आ गया। यानी फाइनल सॉल्यूशन में HCl की मोलरिटी ये है, ये फाइनल सॉल्यूशन में HCl की मोलरिटी आया। समझ में आ रही है फाइनल सॉल्यूशन का। अब सोचोगे कि हमको तो H+ चाहिए, तो HCl 100% डिसोसिएट हो जाता है, आज ही सिखाया, इसी लेक्चर में सिखाया। तो H+ का भी मोलरिटी जो होगा वो 10 टू द पावर -3 मोलर ही होगा। तो pH नजर आ रहा है सबको, कितना हो गया, 3 के बराबर हो गया, है कि नहीं। इसी को कभी कभी इंग्लिश में लिखता है 0.1 मोलर HCl solution which has volume 1 ml was diluted to 100 ml। डाइल्यूटेड टू का मतलब पानी मिला करके फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया, है ना। तो 99 ml पानी मिलाए या डाइल्यूटेड टू 99 ml जो पानी मिलाया, इसी को इंग्लिश में लिख सकता था वो जो सॉल्यूशन है डाइल्यूटेड टू 100 ml। अंग्रेजी समझना बहुत जरूरी है। डाइल्यूटेड टू का मतलब ये हुआ कि इतना पानी मिला दिया कि अब जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का फाइनल वो 100 ml के बराबर हो गया। एक ही बात है, 99 ml पानी मिलाया होगा तब ना 100 ml हो गया 1 ml से। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन लिखता है। जैसे एक और न्यूमेरिकल से समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। से 1 ml ऑफ NaOH, मान लो 0.1 मोलर है, दिया हुआ है NaOH solution is mixed with 999 ml of NaCl solution। ये देखो NaCl का जो सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है। तो 999 ml NaCl सॉल्यूशन मिलाए, NaCl जो बना हुआ है ना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो बना हुआ रहता सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन है, वो न्यूट्रल होता न्यूट्रल होता है। तो NaCl का 999 ml मिलाए या 999 ml ऑफ वाटर मिलाए, दोनों में कोई फर्क नहीं है, सेम ही बात है, बिल्कुल डाइल्यूशन की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि NaCl का सॉल्यूशन भी न्यूट्रल, वाटर भी न्यूट्रल, तो दोनों में कोई फर्क नहीं। तो यहां पर भी क्या करोगे, फॉर्मूला वही लगाओगे, M1V1 = M2V2। शुरुआत में जो मोलारिटी थी वो 0.1 थी और वॉल्यूम 1 ml था। फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी NaOH का नहीं पता, वॉल्यूम पता चल गया 999 ml NaCl का मिलाया, 1 ml पहले था, तो अब वॉल्यूम हो गया 1000 ml, है ना, दोनों को जोड़ दिया। यानी अब जो सॉल्यूशन में मोलारिटी है NaOH का, फाइनल सॉल्यूशन में डाइल्यूट करने के बाद वो 10 टू द पावर -4 मोलर हुआ। ये किसकी मोलारिटी मिली, NaOH का फाइनल सॉल्यूशन में, है ना, फाइनल सॉल्यूशन में। लेकिन हमको तो OH- चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग बेस से 100% टूटेगा तो OH- भी इतना ही आएगा, 10 टू द पावर -4 मोलर। तो बेस है तो OH- मिला, तो यहाँ से डायरेक्टली pH नहीं बल्कि pOH मिलेगा, किसके बराबर, 4 के बराबर, माइनस लॉग OH-। तो pH के लिए क्या करोगे, 14 में से pOH का वैल्यू को माइनस कर देना, 10 के बराबर, यही pH का वैल्यू आ गया।